हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकिपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। आज हम बिजनेस लॉज के अंदर एक और इम्पोर्टेंट लॉ करेंगे जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, सेल देखो, चाहे छोटा ट्रेडर हो चाहे बड़ा ट्रेडर हो, छोटी शॉप हो बड़ी शॉप हो, सेल जो है वो हर कोई करता है, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस। तो इट हैपेंस, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स जो है कब वो वैलिड होगा, कब नहीं होगा, क्या चीज जो है वो सेल में कंसिडर होगी, सबसे इंपॉर्टेंट ये गुड्स जो है कौन सी जो चीजें वो गुड्स में आएंगी, कौन सी चीजें वो गुड्स में नहीं आएंगी, ये सारी ही कंडीशंस इसी लॉ में डिफाइंड है। और इस लॉ से रिलेटेड भी है काफी क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। अब ये जो हमारा लॉ है, ये इससे रिलेटेड जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि the legal provisions relating to sale of movable goods are contained in। ये जो लीगल आपकी प्रोविजंस हैं सारी मूवेबल गुड्स से रिलेटेड, सेल ऑफ मूवेबल गुड्स से रिलेटेड, तो किसमें डिफाइंड है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 19। अब आपको ये देखना है कि इन सभी में से कौन सी चीज जो है, कौन सा जो है ऑप्शन सही है। तो इम्पोर्टेंट देखो, ये तो 1930 लिखा हुआ है, पहले तो ईयर डिसाइड करना जरूरी है और फिर ये देखना है कि इंडियन वर्ड है या नहीं है, ये दोनों चीजें। तो अगर तो आपको मालूम हो, आपने पढ़ा है, तो बड़ी आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। और इनकेस नहीं मालूम है तो आपको अभी मालूम पड़ जाएगा। तो देखते हैं किस किस को मालूम है, यू गिव इट अ ट्राई, फिर देखते हैं। और देखो, बार बार मैं आपको कहता हूँ कि जो भी हम एमसीक्यूज लेके आते हैं कोई भी, तो किसी भी तरह का, तो उन एमसीक्यू से बेस्ड आपकी तैयारी जो है आप कर सकते हैं। और इनकेस आप फर्स्ट टाइम तैयार कर रहे हैं या आपको पता नहीं लगता है कि क्या कोर्स में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप हमारा पूरा कोर्स डिटेल भी जो है वो ले सकते हैं। उसकी डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और नंबर्स भी अवेलेबल है, उन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। अब बैक टू क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से ना तो आपको ध्यान रखना है इंडियन वर्ड तो है ही नहीं, मतलब ये दोनों ऑप्शन जो है ये तो हो नहीं सकते। तो बचा ए और सी। तो आपको देखना ईयर कौन सा है। अब ईयर कौन सा है? ईयर है 1930, तो यानी कि ऑप्शन बनेगी आपकी फर्स्ट। तो अब आपको ये समझना है कि आपका जो आंसर है वो ए है और इंडियन वर्ड नहीं है, और ईयर जो है वो 1930 है। सिमिलरली देखो, द टर्म गुड फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डज नॉट इंक्लूड, मतलब इसमें क्या जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इस पूरी डेफिनेशन में जो हमने यूज करनी है? एक तो है ये डज नॉट वर्ड, कि नॉट इंक्लूड। दूसरा ये गुड्स, कि गुड्स के अंदर क्या चीज आती है और क्या चीज नहीं आती है, ये आपको देखना है। तो पहला ऑप्शन मनी, दूसरा ऑप्शन एक्सटर्नल क्लेम्स, तीसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी, चौथा ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तो इनमें से आपको ये समझना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो नहीं आती हैं गुड्स में द इन दिस एक्ट, सेल ऑफ गुड्स। पहला ऑप्शन कहता है वन सेकंड एंड थर्ड, दूसरा ऑप्शन कहता है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, अगला ऑप्शन कहता है फर्स्ट सेकंड फोर्थ, उससे अगला कहता है वन थर्ड एंड फोर्थ। इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है आपकी नहीं है, ये आपको देखना है। तो आपको समझना है कि ना तो मनी, ना तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, ना ही एक्शनेबल क्लेम्स, ये तीनों ही गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग। सिर्फ यही आता है। ठीक है, तो यानी कि आपको पूछा है नॉट इंक्लूडेड, तो उसके हिसाब से आपकी ऑप्शन बनेगी ए। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसकी ऑप्शन आपकी बनी ए। फिर सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द टर्म प्राइस। प्राइस आपको पता है प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इज डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट 27, 28, 29, 210। अब
कहता है ये जो प्राइस टर्म है, ये प्राइस देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस के बिना तो सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होना पॉसिबल ही नहीं है। प्राइस तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहता है ये प्राइस के बारे में डिटेल दी हुई है कि क्या चीज को आप प्राइस कंसिडर कर सकते हो, क्या चीज को आप प्राइस कंसिडर नहीं कर सकते हो। ये इनमें से कौन से सेक्शन में दी हुई है, ये बेसिकली आपको जो है वो ध्यान में रखना है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपकी इसके रिगार्डिंग ना तो ये 27 में है, ना 29 में है, ना 28 में है, कहाँ दी हुई है? 10 में दी हुई है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ध्यान रखें कि प्राइस टर्म जो है वो इनमें से कौन से सेक्शन में दी हुई है, तो वो डी आपका ये आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्राइस इज मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड मनी हेयर मीन्स। कहता है देखो प्राइस हमने किया, अभी टर्म प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता प्राइस होता क्या है? मनी कंसिडरेशन होती है। देखो गुड्स हैं, गुड्स आपको एक्सचेंज करनी है तो किसके बदले होगी? मनी कंसिडरेशन के बदले होगी। कहता अब ये मनी क्या हो सकती है ये बताना है आपको। मनी इन सर्कुलेशन, ओल्ड सिल्वर, गोल्ड कॉइन हो सकते हैं, चेक्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक हो सकते हैं, या बी और सी में से कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो आपको समझना, देखो सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स तो नहीं होंगे, ये तो बहुत पहले की बात है। अब चेक्स एंड ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, अब चेक क्या होता है? ये जो चेक है ये हमेशा ट्रस्ट पे पेमेंट होती है अगर चेक से कर रहे हो, क्योंकि चेक को चेक से पैसे आने में 2 या 3 दिन लग जाते हैं, या मैक्सिमम चलो मिनिमम 2 दिन तो लगते ही हैं, और बीच में छुट्टी हो तो ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। तो इसलिए नेशनल हॉलिडे तो ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। तो चेक चाहे नेशनलाइज्ड बैंक का हो, चाहे प्राइवेट बैंक का हो, इट डज़न्ट मैटर। चेक है तो चेक से पेमेंट ट्रस्ट पे होती है। अब ट्रस्ट का मतलब क्या है कि अगर आप किसी को बोलते हो कि भैया मुझे ये सामान दे दो और बदले में आप चेक ले लो, तो उसकी मर्ज़ी है। वो मना भी कर सकता है कि हम चेक से पेमेंट नहीं लेते जी, आप कैश दे दो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो, वो और बात है। लेकिन चेक से नहीं लेंगे क्योंकि चेक में ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता है। तो इट इज़ अप टू द पर्सन। तो इसलिए ये जो मनी कंसिडरेशन है इसमें चेक भी नहीं आता है। क्या आएगा? करेंसी इन सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन वर्ड भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। करेंसी इन सर्कुलेशन मीन्स जैसे 2000 का नोट अब सर्कुलेशन में नहीं है, तो वो आप मनी कंसिडरेशन में नहीं दे सकते किसी को। 1000 रुपीज़ का नोट अभी सर्कुलेशन में नहीं है, या आप डॉलर ले आओ और बोलो भैया $1 ले लो, $20 ले लो, तो वो भी बायर की सेलर की मर्ज़ी है ना? वो कहेगा कि डॉलर तो मेरे किसी काम के नहीं है, मेरे को तो जो यहाँ की करेंसी है लोकल वो दो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मन सर करेंसी इन सर्कुलेशन, जहाँ पे आप कर रहे हो उसी में ही जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, वही जो है इसमें आप उसको मनी कंसिडरेशन मान सकते हो। अदरवाइज़ आप मनी कंसिडरेशन जो है वो नहीं मानेंगे किसी और चीज़ में। अब नेक्स्ट आ गया आपका गुड्स। The goods which are produced or manufactured by the seller after the contract of sale is made are known as। कहता है गुड्स है, मैन्युफैक्चर कब होंगी? मैन्युफैक्चर तब होंगी जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा, उसके बाद होंगी। तो ऐसी गुड्स को आप बोलते क्या है? कंटिंजेंट गुड्स बोलेंगे, अनअसर्टेन्ड गुड्स बोलेंगे, फ्यूचर गुड्स बोलेंगे, नन ऑफ दीज़ बोलेंगे। इनमें से कौन-सी वाला, या तो तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, या तीनों में से जो भी है वो आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। प्रोडक्शन गुड्स की कब शुरू होगी? प्रोडक्शन तब शुरू होगी जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, उसके बाद होगी। इसमें आपको समझना है, चलो मैं आपको बताऊँ, ये वाली ऑप्शन नहीं है, ना नन ऑफ द दीज़ वाली ऑप्शन है। तो इन दोनों में से आप बता दो कौन-सा आंसर होगा? अनएसर्टेन्ड गुड्स होंगी या फ्यूचर गुड्स होंगी?
तो आपको ये समझना है इसमें जो आपका आंसर है वो रहेगा फ्यूचर गुड्स, कि वो गुड्स जिनका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाए और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो, तो उनको हम बोलते हैं, उनको फ्यूचर गुड्स की कैटेगरी में हम आपको जो है उसको फ्यूचर गुड्स की कैटेगरी में हम डालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको रीड करेंगे ध्यान से, फिर देखते हैं ए बी सी डी इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है, एक बार जरा ध्यान से पढ़ो। कहता है ए एग्रीड टू सेल 100 कूलर्स टू बी एट रुपीज 2000 पर कूलर। ए ने एग्री किया बी को सेल करने के लिए, कूलर का नंबर दिया हुआ है 100, प्राइस दिया हुआ है 2000। ठीक है जी। अब उसके आगे फर्दर क्या कहता है, कह रहा लेकिन सेल कब करूंगा मैं, ये कहता है सेल कर दूंगा लेकिन कब करूंगा, 6 मंथ्स के बाद करूंगा। ठीक है जी। बी कहता है कोई बात नहीं जी, आप 6 मंथ्स के बाद कर लेना, लेकिन जो मैं पेमेंट करूंगा ना, ए एग्रीड टू पे द प्राइस आफ्टर 6 मंथ्स ऑन डिलीवरी। तो ए बोलता है कि बी कहता है कि मैं पेमेंट जब करूंगा तो वो भी कब करूंगा, आफ्टर 6 मंथ्स। कॉन्ट्रैक्ट आज हो रहा है, कह रहा है लेकिन जब आप डिलीवरी करोगे, प्राइस आफ्टर 6 मंथ्स दूंगा, जब आप डिलीवरी करोगे तो पैसे भी ले लेना मेरे से। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूछते हैं आप वैलिड बोलोगे, सॉरी वॉइड बोलोगे, वॉइडेबल बोलोगे, वैलिड बोलोगे या कंटिंजेंट बोलोगे। इन चारों में से कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है, आपको ये बताना है। सोचो जरा कौन सी ऑप्शन सही है, वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, कंटिंजेंट है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट। चलो मैं ये बता देता हूँ आपको, ये दोनों ऑप्शन नहीं। तो फिर बचे वॉइडेबल है या वैलिड है। तो आपको इसके लिए ये समझना ज़रूरी है, देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड हमने चीज़ें पहले ही की हुई हैं, काफ़ी एमसीक्यूज़ भी किए हुए हैं, तो आपकी रिवीजन भी हुई हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि वैलिड और वॉइडेबल में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको वैलिड और वॉइडेबल में डिफरेंस मालूम है, तो फिर आप इसको ईज़िली आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगा? इसके लिए आपको ये समझना है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि एक तो ऑफर होना चाहिए, ठीक है? ऑफर होना चाहिए, फिर प्रॉपर कंसिडरेशन होनी चाहिए, लीगल पर्पस होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए दोनों पार्टीज की, म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये सारी ही बातें इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है हो रही हैं, ये सारी बातें। तो इसलिए ये क्या है, ये एक ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, देखो 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले उसको ध्यान से पढ़ेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए है ना, थोड़ा सा लेंथी हो तो उसको हमेशा ध्यान से पढ़ो। क्या कहता है क्वेश्चन, ए एग्रीड टू सेल बी सर्टेन स्टैंडिंग ट्रीज ग्रोन इन एज फील्ड। ए का खेत है, इसमें जो है पेड़ लगे हुए हैं, है ना, स्टैंडिंग ट्री का कहता है ये ट्री जो है ए ने प्रॉमिस कर दिया सेल की बी को करेंगे। अब दे एग्रीड दैट अपॉन पेमेंट ऑफ प्राइस, अब ध्यान रखो इसमें कहता है उन्होंने, दोनों ने, दे मीन्स दोनों, ए बी और बी, दोनों ने एग्री किया कि प्राइस जब पे हो जाएगा, पेमेंट ऑफ प्राइस, बी पेड़ काटे, बी में कट द ट्रीज एंड टेक देम अवे, बी पेड़ कट करे और उनको ले जाए, टेक अवे। अब कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, एज ट्रीज कैन बी सर्व्ड फ्रॉम लैंड। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि ट्रीज जो है वो ग्रोइंग क्रॉप्स में नहीं आते। वॉइडेबल है बी की ऑप्शन पे,
क्योंकि अवॉइडेबल है तो बी जो है वो एनफोर्स करे, ही मे एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही सो विशेस, मतलब बी की मर्जी है, अवॉइडेबल है बी की ऑप्शन पे, मतलब बी की मर्जी है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर ले चाहे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना करे। और कहता है लास्ट ऑप्शन कहता है ये सी की जगह इसको आप डी कर लो यहाँ पे, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, डिपेंड्स अपॉन बीज एक्ट ऑफ कट। तो आपको ये समझना है कि इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब हम इसमें अगर ध्यान से समझे इस चीज को, तो आपको ये मानना है कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने लास्ट में भी क्या किया होता है, उसमें क्या होता है वो वैलिड होता है, उसमें ऑफर होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, ऐसा। वॉइड क्या होता है, वो शुरू से ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है ना, उसको एनफोर्स ही नहीं कर सकते लॉ। कंटिंजेंट कंडीशंस पे डिपेंडेंट होता है, वेदर इन सर्टेन कंडीशंस इफ अ इवेंट विल हैपन और नॉट हैपन, अगर तब वो जो है ऐसा कुछ हो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि लाइफ इंश्योरेंस का, कि अगर पर्सन की डेथ हो जाएगी तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट बोलते हैं। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी मींस कॉन्ट्रैक्ट था पहले तो ठीक था, लेकिन ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस कुछ ऐसा हो गया, अब वो एक बंदे के ऑप्शन के ऊपर है, चाहे वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो आगे चला ले या उसको जो है फिनिश कर दे बी के ऑप्शन। तो अब अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से देखें, इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो वॉइड होना चाहिए, क्योंकि ट्रीज जो है वो ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं। कंटिंजेंट भी नहीं है, बी पेड़ काटेगा, तो सिंपल सी कंडीशन है कि भाई काटो और ले जाओ, मैं पैसे दे दूंगा, उनका कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि इन पर्टिकुलर कुछ, जैसे इंश्योरेंस में होता है कि डेथ हो जाएगी तो वो इनएविटेबल पता नहीं होता कब होगी, है ना। बी बी ने काटना है पेड़, जब वो डिसाइड करेगा डेट वो काटे और ले जाए, ऐसा भी नहीं है। वॉइड भी नहीं है क्योंकि वॉइड हो गया, वॉइडेबल भी नहीं है क्योंकि ऐसी कुछ कंडीशंस भी कोई ऐसी नहीं है कि जो उससे कुछ बी से कुछ छुपाया गया हो या कुछ ऐसा है, सब कुछ क्लियर कट पिक्चर थी। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। पेड़ जो है वो लैंड से काट करके आगे सर्व किए जा सकते हैं, तो इन दिस केस इट इज अ आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक वॉइड। अब आपकी नेक्स्ट ऑप्शन और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्पेसिफिक गुड्स आर दोज गुड्स, कहता है स्पेसिफिक गुड्स। अब गुड्स बोलिए, गुड्स का नाम क्या, स्पेसिफिक, जैसे हमने पहले की थी तो फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर से पहले हमने एक क्वेश्चन किया था तो वो गुड्स से रिलेटेड था कि गुड्स कौन सी चीज गुड्स होती है, कौन सी चीज गुड्स जो है वो नहीं होगी। फ्यूचर गुड्स में भी क्या था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बन जाए उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो तो ऐसी गुड्स को फ्यूचर गुड्स। अब स्पेसिफिक गुड्स के बारे में पूछा है, स्पेसिफिक गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, during the performance of contract of sale, at the time of enforcement of the contract of sale। कॉन्ट्रैक्ट को जब हमने एक्चुअल में उसको एनफोर्स करना है या डिलीवरी करनी है या ऐसा कुछ कंडीशन है, तब अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तब स्पेसिफिक गुड्स होंगी। कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है तब होंगी। बना है कॉन्ट्रैक्ट, बन गया कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद होंगी, तो ये तो हमने पहले ही सुना है ना, बन गया आफ्टर द फॉर्मेशन तब, या एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से कौन सी चीज जो है वो राइट है या सही होगी रिगार्डिंग आपकी दिस स्पेसिफिक गुड्स। तो आपको समझना है स्पेसिफिक गुड्स जो हैं वो होती हैं जिसमें ये वाली कंडीशन नहीं है, एट द टाइम ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आप थोड़ा ना डिसाइड करेंगे कि गुड्स कौन सी हैं, परफॉर्मेंस में भी नहीं करेंगे। फॉर्मेशन के बाद वाली जो होती हैं वो आप कह दो कि वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर बाद में शुरू होती है तो वो फ्यूचर गुड्स होते हैं, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो ये क्या है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तब अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं गुड्स को एट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, ऐसी गुड्स को हम बोलते हैं स्पेसिफिक। तो आपको देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स से रिलेटेड, सेल्स एक्ट से रिलेटेड 1930 जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है,
इससे रिलेटेड जो है बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। काफी सारी चीजें हमने डिस्कस भी कर लिया आज, है ना। तो जो मैं कर रहा हूँ उसके आसपास ही आपको अपने क्वेश्चंस, अपनी प्रिपरेशन को रखना है। ठीक है, ज्यादा बहुत इन डेप्थ आपको नहीं आएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन आपको चीजें सारी पता होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन कहीं से भी सकते हैं, पर बहुत ज्यादा इन डेप्थ, बहुत डिटेल्ड कुछ नहीं आएगा। हाँ, बेसिक सब कुछ पता, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में आपको अच्छी नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अब देखो लंदी क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़ना है। लीगल provisions which provide that contract of sale of specific goods becomes void where the goods perish without any party's fault after an agreement to sell, but before sale is completed, is contained in which section of the Sale of Goods Act 1930? अब समझना आपको, कहता है एक तो सेक्शन पूछा है आपसे कि ये जो इतनी बड़ी भाषा लिखी हुई, लंबा चौड़ा कुछ लिखा हुआ है, ये किस सेक्शन में डिफाइंड है? 7 में, 8 में, 9 में, 10, ये पूछा हुआ। तो आपको समझना है क्वेश्चन में कहा क्या है। क्वेश्चन में कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है स्पेसिफिक गुड्स का, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा ये पूछा। उसने बोला है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, ये ऐसा इनमें से किस सेक्शन में लिखा है। अब आगे कंडीशन बताइए। कहता है एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, लेकिन अभी सेल कंप्लीट नहीं हुई है। एग्रीमेंट तो हो गया है लेकिन सेल कंप्लीट नहीं है ना, सेल कंप्लीट नहीं। इसके बीच में ही क्या हो जाता है, ये जो गुड्स थी हमारी, जिनका एग्रीमेंट हो रहा है, जिनकी सेल का एग्रीमेंट हो रहा है, ये गुड्स जो है वो पेरिश कर जाती हैं। पेरिश करने का मतलब खराब हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, है ना, ड्यू टू सम रीजन। अब रीजन जो है उसमें एक चीज स्पेसिफाई कर दी कि रीजन कुछ भी हो उनका पेरिश करने का, लेकिन उसमें दोनों पार्टी में से, ए और बी मान लेते दो पार्टीज हैं, तो इन दोनों में से मिस्टेक जो है वो किसी की भी नहीं है, ऐसा बोला हुआ है। एग्रीमेंट किया, सेल कंप्लीट नहीं हुई, गुड्स जो है वो खराब हो गई, जो भी रीजन रहा वो, लेकिन उसमें ना तो ए की गलती है ना तो बी की गलती है। बोलते हैं कि अब ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है। बताया आपको क्वेश्चन, लेकिन पूछा है ऐसा किस सेक्शन में डिफाइंड है। सेक्शन 7 में डिफाइंड है, सेक्शन 10 में, 9 में, किसमें? 8 में। तो आपको मैं बता दूं, देखो 7 सेक्शन तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो बताओ 8 और 9 में से क्या है, बताओ जरा। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे को अब तक आपको आई थिंक पता लग गया होगा कि क्या होता है, ठीक है। तो वॉइड हो जाएगा, ये भी बताया हुआ है आपको। सिर्फ बताना किस सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि गुड्स पैरिश हो गई, गलती किसी की भी नहीं है, अभी एग्रीमेंट हो गया था लेकिन सेल पूरी नहीं हुई थी। तो ऐसा जो डिफाइंड है वो कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 8 ऑफ द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। इस सेक्शन में ऐसा डिफाइंड है ये सब। तो अब ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी वैलिडली मेड? समझना है, कहता है इन नीचे कंडीशन हुई है, इनमें से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो बनेगा और वो वैलिड होगा। ऐसा कौन सी कंडीशन ऐसा ये बताती है? कौन सी कंडीशन ऐसा स्पेसिफाई कर रही है? पहली कंडीशन कहता है देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स बट प्राइस टू बी पेड एट सम फ्यूचर डेट। मतलब गुड्स डिलीवर कर दी आज, लेकिन पेमेंट होगी, पेमेंट जो होगी वो होगी फ्यूचर में कभी, फ्यूचर में किसी डेट को भी, चाहे 2 महीने बाद या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद, ये नहीं बताया, बट फ्यूचर में कभी पेमेंट हो। ये कंडीशन कहता है
ये वाली कंडीशन में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या कहता है दूसरी कंडीशन है, इसमें कहता है पेमेंट हो गई आज, लेकिन डिलीवरी होगी कभी फ्यूचर डेट में, मे बी 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, व्हाटसएवर। तो नटशेल में चले, पहली कंडीशन में कहता है कि डिलीवरी अभी, पेमेंट बाद में। दूसरी में कहता है पेमेंट अभी, डिलीवरी बाद में, यानी कि एडवांस में पैसे ले लिए, पेमेंट जो है बाद में आएगी। और कहता है ए ठीक है, बी ठीक है, ये कहता है ए और बी दोनों ठीक है या दोनों ही गलत है। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब इसके हिसाब से आपको सोचना है कि क्या ऑप्शन आपकी बनती है। ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है, डी ठीक है। तो इसके लिए आपको देखो क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, और नॉर्मल अगर आप नॉर्मली भी देखो, ऐसा कई बार होता है ना कि आप एडवांस दे आते हैं, नॉर्मल सा ट्रेंड है, लेकिन डिलीवरी जो है गुड्स की बाद में मिलती है। तो यानी कि इस हिसाब से देखें तो ये वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन ऐसा भी तो कई बार होता है कि कई बार आप डिलीवरी ले आते हो, मतलब गुड्स ले आते हो, लेकिन पैसे जो है वो बाद में देते हो, मनी जो है फ्यूचर में देते हो, ऐसा भी कई बार होता है। तो इट मीन्स ए और बी दोनों ही ऐसी कंडीशंस हैं, ए और बी दोनों ही ऐसी कंडीशंस हैं जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, है ना? दोनों ही ऐसी कंडीशंस हैं जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। तो यानी कि आपका ऑप्शन जो है बना दिस, बोथ ए एंड बी। तो देखो आज के थे ये क्वेश्चंस। अपनी जो आप प्रिपरेशन है वो रखेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है? कोर्सेज़ के रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बोला आप ले सकते हैं, नंबर्स भी आपके पास अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी है। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप ये करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और प्रिपरेशन भी आपकी, नोटिफ़िकेशंस वगैरह जो भी आपका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है सब उसमें आता रहेगा। कोर्स चाहो तो आप जो है कंप्लीट भी ले सकते हो, पार्शियल भी ले सकते हो, वो सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो पॉइंट इज़ कि आप जब एग्ज़ाम दो, है ना? एग्ज़ाम दो तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो और आप अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओ। तो उसके लिए ठीक है, आप जो है सेशंस जो हम कर रहे हैं, एमसीक्यू सेशंस, ये तो आप जॉइन करते ही रहो। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी जॉइन कर सकते हो। फिर अगर चाहो तो आप कोर्स ले लोगे तो उसमें ये है कि लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता लगता है क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, तो नटशेल करके हमने आपको प्रोवाइड किया होता है। तो ये सारी जो प्रिपरेशन है अपनी आप ट्रैक पे रखो, है ना? चाहे कोई भी ऑप्शन आप चूज़ करो, प्रिपरेशन आपकी सही रहनी चाहिए सो दैट यू कैन परफॉर्म वेल इन द एग्ज़ाम। तो फिर नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, कुछ और एमसीक्यूज़ मैं लाऊँगा। इफ यू वांट कि कोई जो टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी टच कर दिए हैं, उन्हीं में से आप चाहते हैं कि कुछ और एमसीक्यूज़ मैं लेके आऊँ, तो उसके बारे में भी आप मुझे जो है मेंशन कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं वो टॉपिक्स भी आपके लिए दोबारा भी ले आऊँगा, और फर्दर फ्यूचर में तो मैं अपने अकॉर्डिंगली लाता ही रहूँगा।